तो दोस्तों आज फिर से मैं एक बार लेकर के आया हूं आपके लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट। जो सेट कैमा चल रहा है दोस्त 25वां सेट है, 25 सेट, यानी कि 24 सेट आपको हमने दे दिया है। जी हाँ, इसमें भी दोस्त बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है जिसकी आने की संभावना टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बहुत ज्यादा है। तो दोस्त क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आएगा। पीडीएफ तो ऐसे मिल ही जाएगी लेकिन आप समझ नहीं पाइएगा क्या है क्या नहीं। एक बार समझ लीजिए फिर पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज बिना कुछ बकवास किए, बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं वो। लेकिन चलिए इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो लोग पुराने हैं, जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं और रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं शायद उनको पता ना हो, तो उनको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना तो बनता ही है। तो दोस्त जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि दोस्त मेरे चैनल पे प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया जाता है। जी हाँ, 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट जिसकी आने की संभावना टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बहुत ज्यादा रखती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक दोस्त मैंने फिजिक्स खत्म कर दिया है जिसमें 40 सेट दिया है, मतलब 800 क्वेश्चन दे दिया है। अगर उस 800 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है उससे बाहर नहीं जाएगा, उसी से आएंगे क्वेश्चन। और अभी जो चल रहा है ये 25वां सेट, ये बायोलॉजी से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री चलेगी। लोग बहुत कहते हैं कि सर बायो केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। दोस्त बायो केमिस्ट्री पढ़ना है, किसे नहीं पढ़ना है मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं, बार बार इस चीज को रिमाइंड करा देता हूं कि दोस्त टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल के लिए निकला है, जो ग्रेजुएशन पे लोग अप्लाई कर रखे हैं, उसे नहीं पढ़ना है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। लेकिन जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है दोस्त उन्हें पढ़ना है, 10th तक का साइंस पढ़ना है। 10th तक का साइंस कहने का मतलब 9 10th के नीचे जितना आप पढ़े हैं वो सभी साइंस पूछे जाएंगे, सिर्फ फिजिक्स नहीं पूछे जाएंगे। डार्क में मत रहिए, लोग बार बार इसी डार्क में, कल भी मुझे किसी ने कमेंट किया है वो डार्क में अभी तक के है। दोस्त डार्क में रहिएगा, सिलेबस छूट जाएंगे, बहुत लोग ऐसे डार्क में पड़े हुए हैं। तो चलिए ये तो रही बात जो डार्क में पड़े हुए हैं कि केमिस्ट्री पूछता है बायोलॉजी नहीं पूछता है, ये उसकी मैं बात बता रहा हूं। मैं अपने चैनल की बात बता रहा हूं कि दोस्त इस पे क्या होता है कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया जाता है प्रत्येक दिन, ठीक है, चैप्टर वाइज होता है। तो अभी जो चल रहा है ये बायोलॉजी का 25वां सेट चला है, प्रजनन तंत्र से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है। इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा दोस्त? इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम से मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरी नंबर बात आपको बताते हैं कि इस पे बिल्कुल फ्री निःशुल्क टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। इसका कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता है। उसका स्कोर कार्ड हम दिखाते हैं, जैसा कि आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, कल वाले वीडियो में, उसमें मैंने स्कोर कार्ड दिखाया है जो जो लोगों ने टेस्ट दिया है, तो उसी तरह से दिखाऊंगा। उसका आंसर की भी प्रोवाइड कराता हूं और स्कोर कार्ड भी। वो कहां मिलेगा? वो भी दोस्त टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो बता देता हूं कि फिजिक्स का जो 40 सेट है उसका प्ले लिस्ट भी जो है आपको दिया हुआ है, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड होने लगा है। 3 पीडीएफ मैंने दे दिया है फिजिक्स का। तो जो लोग इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्त चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लगता है आपको कि नहीं वीडियो देखने के बाद हम ज्वाइन करेंगे, दोस्त आप वीडियो पहले देख लीजिए, फिर लगे कि चैनल आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। अब कैसे क्या करना है ये बता देते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है, पीडीएफ कैसे मिलेगा हमें फिजिक्स का 40 का 40, दोस्त एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे चेकआउट कीजिए। वहां पे आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पे जाइए, उसको चैनल को टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, उस पे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। दूसरी बात जान लीजिए ये चीजें कि दोस्त प्ले लिस्ट भी डाला हुआ है फिजिक्स का, जो 1 से 40 तक के हमने सेट दिया, 800 क्वेश्चन दिया, प्ले लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेस्ट के लिए जो है लिंक मिलेगा और वहीं पे पास कोड भी मिलेगा। लोग जाते हैं फटाक से लिंक को खोल के चले जाते हैं, फिर पूछते हैं कि पास कोड कहां है। दोस्त लिंक के नीचे ही पास कोड दिया हुआ है, उसी पास कोड का यूज करना है, उसमें नाम अपना लोकेशन डालना है और जो पास कोड का यूज करना है। पासकोड का यूज करके आप टेस्ट दे सकते हैं। आज भर जो है जो लिंक दिया हुआ वो एक्टिव है, नेक्स्ट डे ये लिंक डीएक्टिव करके एक नया लिंक जनरेट कर दिया जाएगा टेस्ट के लिए। तो दोस्त फटाफट जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं आज टेस्ट दे लीजिए, आज भर का टाइम है आपके पास, कल इसको डीएक्टिवेट कर देंगे, फिर एक नया लिंक जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनको ये बता दिए हैं, मुझे जहां तक के लगता है कि लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो दोस्त आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो नंबर दिया हुआ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, नंबर दिया हुआ है, वहां से आप क्या कर सकते हैं कि हमें मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जाकर के मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जस्ट तुरंत देते हैं। तो
करिए या फोन कर सकते हैं, बहुत लोग फोन भी करते हैं। कल भी किसी ने फोन किया था, टेस्ट कैसे दे क्या करे, मैंने उनको बताया, गाइड किया, उन्होंने किया। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हम जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं प्रजनन तंत्र से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, मानव चल रहा है, मानव शरीर चला, ह्यूमन बॉडी चला, उसी से अभी है, बहुत सारे तंत्र पढ़ा दिए हैं। चलिए तो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं शुरू करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि मां के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मां के गर्भ में जो बच्चा होता है वो पोषण कहां से प्राप्त करते हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि गर्भनली से करते हैं, या हार्मोन से करते हैं, या आपको दे दिया गर्भाशय से करते हैं, या बीजांडन से करते हैं। दोस्त किससे करते हैं पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गर्भ में, मां के गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं, ये फोर्थ नंबर जो आप देख रहे हैं बीजांडसन, इससे प्राप्त करते हैं। अब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, कहेंगे कि नहीं गर्भनाल से करते हैं, नहीं दोस्त, बीजांडसन से कराते हैं। बीजांडसन को क्या कहा जाता है कि गर्भनाल कहा जाता है, बीजांडसन को ही गर्भनाल, अंग्रेजी में इसको प्लासेंटा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लासेंटा कहते हैं। तो इसी से क्या होते हैं कि मां के गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो पोषण प्राप्त करते हैं। प्लासेंटा भी दे देगा आपको तो उसको मार दीजिएगा, या आपको गर्भनाल दे देगा उसको मार दीजिएगा, गर्भनल ही नहीं गर्भनाल, ठीक है। तो या बीजांडसन दे देगा, ये तीनों में से कोई एगो नाम दे सकता है, मार दीजिएगा, ठीक है। कहां पे होता है बच्चे, देख लीजिए, ये गर्भनाल में बच्चे होते हैं। इसी को जो है क्या होता है कि आपको प्लेसेंटा से बच्चे को, ये भ्रूण को क्या होता है कि पोषण प्राप्त होते रहता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं दोस्त, हम उस पे चलते हैं, हम सिर्फ टिक मार के जाएंगे नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में हम उसी को बताते हैं। वो भी किस एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में। आरआरबी के एग्जाम में चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, एलपी का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी के थ्रू जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हम उस पॉइंट को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट पर देखिएगा, ये पूछा जाता है कि बढ़ते हुए भ्रूण का धारण पोषण के लिए हमारे जो मादा के जो शरीर में होता है, मादा के प्रजनन जो होता है वो किसके हिस्से में अपना जो है वो क्या करता है कि अपने आप को तैयार करता है, किस हिस्से में। तो भ्रूण जो होता है वो किस हिस्से में, मादा जो होता है किस हिस्से में भ्रूण को तैयार करता है, वो गर्भाशय में करता है, ठीक है। ये पूछा गया है दोस्त। या कभी कभी दे देगा कि भ्रूण का विकास कहां होता है, तो दोस्त भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। ये पूछा गया है कई बार, एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है ये दोस्त, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताते हैं, कभी कभी ये दे देगा कि डैश की मांसपेशियों में जो है, किसके मांसपेशियों में जो है लबद्ध संकुचन परिणाम स्वरूप जो है बच्चा पैदा होता है, मतलब किसके संकुचन से बच्चे जन्म लेते हैं मां के गर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, ये गर्भाशय जो होता है ये गर्भाशय के संकुचन से ही क्या होते हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं। दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, नोट करते चलिएगा, पीडीएफ एक आध दो दिन के बाद मिल जाएगा, नोट कर लीजिएगा, जो बता रहे हैं वो कर लीजिए नोट, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट बताते हैं, अगला पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि भ्रूण पोष में बढ़ते भ्रूण के लिए आपको किसके रूप में कार्य करता है, ये पूछा जाता है। तो दोस्त ये पोषक उत्तक के रूप में क्या करता है कि कार्य करता है, पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपका अगला पॉइंट आपको बताते हैं, कभी कभी ये पूछ देता है कि गर्भाशय में किसके माध्यम से योनि खुलता है, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि खुलता है, जी हाँ, वेजिना जो होता है वो किसके माध्यम से खुलता है, ये पूछा जाता है। तो ये खुलता किसके माध्यम से है, देख लीजिए, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से क्या होता है कि गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि खुलता है, पूछा गया है ये, ठीक है। उसके बाद आपको बता देते हैं, कभी कभी ये सवाल दे देता है, पूछा भी गया है ये कि कौन जो है लाइनिंग युग्मजन जो होता है उसका जुड़ना इम्प्लासेंटेशन जो होता है वो प्रक्रिया होती है। तो ये गर्भाशय का जो लाइनिंग होता है युग्मजन का जुड़ना इम्प्लांटेशन क्रिया कहलाता है। या कभी कभी आपको दे देगा ये कि एक गर्भाशय के लाइनिंग का जुड़ना क्या कहला, कौन सी प्रक्रिया होता है, तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। ये पूछा गया है एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में, ठीक है। इस सारे पॉइंट को दोस्त नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। उसके बाद जो दोस्त नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि भ्रूण को किसकी उत्तक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, किस उत्तक के माध्यम से, तो गर्भनाल यानी प्लासेंटा। आपको बता ही दिए हैं कि प्लासेंटा के माध्यम से बच्चे को गर्भनाल में क्या होता है कि पोषण प्राप्त होता है। कई बार यह पूछा गया है, इससे पहला वाला पॉइंट भी आपको बता दिए, यह भी पॉइंट आपको बता रहे हैं, कई बार पूछा गया है। तो पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, रिपीट करते रहता है ये क्वेश्चन।
उसके बाद आपको बता देते हैं कि प्रसव जो होती है, माँ का जो प्रसव होता है उसमें क्या होता है कि पीड़ा होती है, माँ को काफी दर्द होता है, वो किस कारण से होता है पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, गर्भाशय में क्या होता है कि भित्ति होती है, गर्भाशय भित्ति होती है, जिसके दीवारों के संकुचन की वजह से क्या होता है कि प्रसव का पीड़ा होता है। जब संकुचित होता है, संकुचित होने से पीड़ा होता है, जब संकुचित होता है उसी के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे का जन्म भी होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर के चलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें दे दिया कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में, ठीक है, समान गुण वाले वंशा गुणों को जो है कितने रूपों में मौजूद होता है ये बताना है। तो कितने रूपों में होता है, लैंगिक प्रजनन की बात करता है, ठीक है। तो समान गुण वाले जो है वंशा गुण में कितने प्रतिरूप जो है मौजूद होते हैं ये बताना है। देख लीजिए, ऑप्शन 1 दे दिया है, 2 दे दिया है, तीसरा दे दिया है, 4, चौथा दे दिया है 3। कितने होते हैं? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, 2 होते हैं। वो कितने होते हैं? 2। लैंगिक प्रजनन की बात कर रहा है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, 2 युग्म मिलने से क्या होता है कि एक नए जीव का निर्माण करता है, जिसमें नर और मादा होते हैं ना, तो 2 लोग मिलकर के एक नए जीव का निर्माण करते हैं, ये लैंगिक जनन होता है। ध्यान रखिएगा, लैंगिक में क्या होता है कि कोई एक ही लेता है, नर या मादा कोई एक ही भाग लेता है, और उसी के समान क्या होता है कि बच्चे भी जन्म लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मानव नरों में मूत्र और जो वीर्य प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, ये दे दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी के एग्जाम में। मनुष्य में नर की बात कर रहा है, यानी कि मेल की बात कर रहा है, उसमें मूत्र और जो है वीर्य के प्रवाह के लिए जो निकलता है वो उसमें एक ही मार्ग होता है, उस मार्ग को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन दे दिया है कि डिंब वाहिनी कहते हैं, दूसरा दे दिया है कि मूत्र मार्ग कहते हैं, तीसरा आपको दे दिया है कि मूत्र वाहिनी कहते हैं, चौथा शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो मूत्र और वीर्य एक ही मार्ग से निकलता है उस मार्ग को दोस्त मूत्र मार्ग कहते हैं। ये मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, मूत्र मार्ग कहते हैं। पुरुषों में जो क्या होता है कि ध्यान रखिएगा, पुरुषों में ये एक ही नाल होता है, एक ही नली होता है, जिससे वीर्य जो स्पर्म होता है वो और मूत्र दोनों एक ही नली से निकलता है। लेकिन महिला की अगर बात कर ले तो महिला में ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। उसके अंडाणु निकलने के लिए, मूत्र मार्ग निकलने के लिए दोनों अलग अलग स्थान होते हैं। चलिए हम तो पुरुष पे आ रहे हैं। पुरुष के लिए ये जो नली होती है बता देते हैं आपको, ये जो नली होती है देख रहे हैं, ये नली लगभग जो है क्या होती है कि 20 सेंटीमीटर के आसपास में लंबी होती है। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब 8 इंच के आसपास में क्या होता है कि ये मूत्र मार्ग होता है, जिससे स्पर्म और मूत्र जो है दोनों निकलते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। दूसरे नंबर पॉइंट जान लीजिए, इसमें जो पूछा जाता है आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है, आपको पॉइंट नोट करते चलिएगा, बताते हैं, पॉइंट नोट करते चलिएगा कि पुरुषों में कहता है कि जनन तंत्र में जो प्राथमिक यौन अंग होता है वो किसके रूप में होता है, ठीक है। यौन अंग जो होता है सो प्राथमिकता किसको दिया जाता है, ठीक है, तो वो जान लीजिए, ये दिया जाता है ब्रीसन यानी टेस्टिस को दिया जाता है, जो एक जोड़ी के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, टेस्टिस एक जोड़ी के रूप में होता है। उसके बाद जो पॉइंट पूछा जाता है दोस्त, पूछा जाता है कि ब्रीसन किसके उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, ब्रीसन कहाँ स्थित होता है ये भी पूछा जाता है। तो ब्रीसन जो है अंडकोश की थैली में स्थित होता है, ये पूछा गया है एलपी के एग्जाम में, पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड आपको पॉइंट बता रहे हैं जिसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा अगला पॉइंट जान लीजिए, अगला पॉइंट ये कहा जाता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। दोस्त शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है ये वृषण में होता है, ठीक है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान रखिएगा, वृषण से रिलेटेड हम आपको चीजें बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर का टेम्परेचर की तुलना में जो वृषण का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, क्या होता है? तो देख लीजिए, ये कम होता है। कहने का मतलब है शुक्राणु निर्माण तब करेगा जब बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है ना, उससे जो है क्या होता है कि वृषण का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ध्यान रखिएगा, कम होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहीं पे कम होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई भी वहीं पे होता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कितना कम होता है, ये समझ लीजिए लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। बॉडी के टेम्परेचर की बात बता रहे हैं, तो बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ये चीजें है। उसके बाद पूछा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं ये कि उस वाहिनी का नाम बताना है जो पुरुष के वृषण से क्या होता है कि निकलता है और शुक्राणु जो है शरीर के बाहर ले जाते हैं, ठीक है, उस वाहिनी का नाम बताना है। तो दोस्त शुक्राणु जो है शरीर के किस वाहिनी से निकल करके बाहर ले जाता है ये बताना है। शुक्राणु किस वाहिनी से निकलता है? ये शुक्र वाहिनी से निकलता है, ये पूछा गया है, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बताते हैं, ये पूछा जाता है कि मनुष्य में नर प्रजनन तंत्र के
ठीक है। मुख्य रूप से आनुवांशिक जैसे सामग्री पाई जाती है कहाँ, तो ये शुक्राणु होता है। मुख्य प्रजनन जो है आपको प्रजनन तंत्र जो होता है वो शुक्राणु होता है। शुक्राणु क्या होता है कि आपको पता है कि प्रजनन में क्या होता है कि भाग लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा जाता है दोस्त कि परिपक्व होने वाले क्या है कि शुक्राणु जनन नलिका है किससे निकल करके डैश में आते हैं। तो शुक्राणु जो होता है वो कहां से निकल करके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा वृषण से निकल करके कहां आते हैं, वो अधिवृषण में जाते हैं। तो ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको कहा जाता है कि वृषण में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है, तो प्रोटेस्ट होता है। क्या होता है, प्रोटेस्ट। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होता है, ठीक है, वो कहाँ स्थित होता है। तो ये छोटी तो होती है ग्रंथि, लेकिन होता कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये मूत्राशय के नीचे या मूत्र नली के आसपास ही स्थित होता है। ठीक है, इसका आकार जो होता है एक अखरोट के आकार के बराबर होता है। ठीक है, अखरोट के आकार के बराबर। कभी कभी सुने होइएगा फिल्म उलिम में कि अखरोट फूट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आपको दे दिया है कि गतिशील जीवाणु को, ठीक है, गतिशील जीवाणु कोशिका को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कहता है कि युग्मक कहा जाता है, दूसरा दे दिया कि मादा युग्मक कहा जाता है, तीसरा नर युग्मक कहा जाता है, और चौथा दे दिया आपको कि आइसोगैमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एएलपी के एग्जाम में, टेक्नीशियन वाले एग्जाम में पूछ दिया है। तो गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं दोस्त, ये थर्ड नंबर जो है नर युग्मक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया है, इसलिए आपको हम जो है ये रिपीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से क्या होता है, भिन्न होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है ये बताना है दोस्त। ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन समझ लीजिए। अलैंगिक में एक ही क्या होता है कि नर या मादा भाग लेते हैं, उससे जो नए नवजात जन्म लेते हैं वो बिल्कुल या तो जो मादा होता है या पिता होते हैं उसी के एक समान होते हैं। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है कि नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, उससे जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उसका जो है बिल्कुल जो है माता पिता से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये पूछा ये है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि नए जीव अनुवांशिक रूप से क्या होता है कि जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक में आपको बता दिए कि माता पिता जो भी भाग लेते हैं उसमें क्या होते हैं कि समान होते हैं ये चीजें, तो आपको ये जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें दोस्त दे दिया कि सिंगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है सिंगैमी, ये बताना है। तो ध्यान रखिए सिंगैमी क्या कहलाता है, तो एक शुक्राणु और एक अंडाणु जब आपस में मिलते हैं उसको सिंगैमी कहते हैं। ठीक है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, सिंगैमी। जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु क्या होते हैं कि मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिंगैमी कहते हैं। ठीक है, पूछा क्या जाता है पॉइंट 100 देख लीजिए। ये पॉइंट तो आपको अभी क्वेश्चन में ही बता दिए कि नर और मादा की युग्मक संलयन जो होता है, जो युग्मक जो है संलयन कहलाता है वह सिंगैमी कहलाता है। ठीक है, ये तो पूछ दिया है, तो ये जान लीजिए जो एक शॉर्टकट मतलब कि एक समझने की तरीका है। उसके बाद जो पूछा जाता है पॉइंट ये कहा जाता है कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग से डैश प्रक्रिया के द्वारा, यानी किसके प्रक्रिया के द्वारा जो है युग्मज नामक संरचना का निर्माण परिणामित होता है। तो ये निषेचन के द्वारा होता है, निषेचन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये पूछा गया है पॉइंट, तो इस पॉइंट को नोट करते चलिएगा। ठीक है, जो भी पॉइंट बताते हैं ना दोस्त उस पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। चलिए अगला पॉइंट आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि अंड अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। जी हाँ, अंड जो होता है वो अंडाशय से, अंड कहां जमा होता है, अंडाशय में जमा होता है, वो कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है ये बताना है। ये किसमें होगा, महिला में होगा। महिला में अंड होता है, ध्यान रखिएगा, और पुरुष में शुक्राणु होता है। तो महिला में जो अंड होता है वो अंडाशय में होता है, वो कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया आपको कि गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा जो है लाया जाता है, या दूसरा दे दिया है कि डिंब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि वसा डिफेंस के द्वारा लाया जाता है, या चौथा दे दिया है कि गर्भाशय के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा अंड जो है अंड वाहिनी से निकल करके किसके माध्यम से आता है कोख में, तो ये सेकेंड नंबर जो आप देख रहे हैं डिंब वाहिनी उसके द्वारा। अब डिंब वाहिनी को क्या कहा जाता है पता है आपको, फ्लोपियन नलिका जाने होइएगा, फ्लोपियन नलिका या फ्लोपियन ट्यूब जानते होइएगा, नहीं जानते तो देख लीजिए एक बार फोटो। ये फ्लोपियन नलिका ट्यूब होता है।
ठीक है। ये अंड होता है जहां अंडाशय जमा होता है, वहीं से निकल के फलोपियन नलिका में जो है आती है। किसके माध्यम से आती है? ये डिंब वाहिनी या फ्लोपियन नलिका कहते हैं या फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, उसी के माध्यम से कोख में आता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट भी है, बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको बता देते हैं। तो इंपोर्टेंट पॉइंट को देखिएगा, दे दिया है कि मनुष्य मतलब कि स्त्री के बारे में कह रहा है। मनुष्य मतलब स्त्री, नर मादा अलग अलग नाम दिया जाएगा, ध्यान लीजिए। तो मनुष्य यानी स्त्री में क्या होता है कि निषेचन की क्रिया क्या होती है, तो निषेचन की क्रिया जो है कहाँ होती है ये बताना है। तो ये फ्लोपियन नलिका जो होती है, ट्यूब जो होती है, वही होती है। ठीक है, ये क्रिया जो होती है वो डिंब वाहिनी जो होती है वो होता है। तो इसमें एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। अगला आपको पॉइंट बता देते हैं कि मादाओं में निषेचन की क्रिया जो होती है वो किस में होती है? तो ये फ्लोपियन नलिका जो होती है, फ्लोपियन ट्यूब जो होती है, उसी में होती है। कई बार पूछा गया है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि अंड को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है? ये तो क्वेश्चन ही था, ये भी पूछा गया है पॉइंट, ध्यान लीजिए। तो ये अंड वाहिनी यानी कि फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आपको बताते हैं कि मादाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मादाओं में अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो अंड जनन होती है। क्या होती है? अंड जनन। पूछा गया एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में। उसके बाद अगला पॉइंट आपको बताता है कि मादा रोगाणु कोशिका जो होती है वो किस में निर्मित होती है? ये पूछा गया है। तो अंडाशय में निर्मित होती है। किसमें? अंडाशय में निर्मित होती है। पूछा गया है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम नोट करवा रहे हैं। ये सभी पॉइंट जो हाईलाइटेड पॉइंट है, अक्सर हाँ पूछे जाते हैं ये सभी पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के। इंटरेस्टिंग और के इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है। अगर आप बायोलॉजी नहीं जानते हैं तो दैनिक जीवन को भी जान लीजिए कि दैनिक जीवन में भी आपको सीख मिलेगा इस चीजों से। अभी अगला क्वेश्चन जो है ऐसा है जो आप अपने दैनिक जीवन में जीते हैं उससे रिलेटेड भी रखा गया है, जो पूछा भी जाता है। सिर्फ किताबी नॉलेज जो है रखने से कुछ नहीं होगा, कुछ जो है आप समझिए कि दैनिक जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उसे भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो समझिए इस चीज को। अगला पॉइंट देखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानना भी जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि मनुष्य मतलब कि स्त्री में नवजात शिशु को क्या होता है कि स्तन ग्रंथि से निकलने वाली जो है पहला स्राव क्या होता है कि पिलाया जाता है शिशु को, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल गैस प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है ये बताना है। ठीक है, जैसा कि आप देखते होइएगा, अगर कोई इसमें मम्मी पापा होंगे या अपने मम्मी पापा के साथ कभी गए होंगे या भाई बहन या जो है चाचा चाची किसी के साथ अगर गए होंगे तो डॉक्टर सजेस्ट करता होगा हॉस्पिटल में, जो बच्चे का जन्म हुआ होगा तो उस समय गए होंगे, डॉक्टर क्या कहता है कि नवजात जो शिशु है, माँ का जो पहला दूध निकलेगा वो पहले शिशु को पिलाना है। वो किसी बच्चे को किसी दूसरे का दूध पहला मत पिलाइएगा, गाय भैंस का या डब्बे वाला दूध मत पिलाइएगा। पहला जो दूध निकलेगा माँ का वो बच्चों को पिलाना है। क्यों पिलाया जाता है, क्यों कहा जाता है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। तो ध्यान रखिएगा किस लिए पिलाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि विकास के लिए आवश्यक तत्व होता है इसलिए पिलाने के लिए कहा जाता है, या दूसरा आपको दे दिया है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति इसमें अधिक होती है इसलिए कहता है पिलाने के लिए, या थर्ड नंबर की निंद्रा मतलब नींद आराम से आए इसलिए बच्चों को कहता है पिलाने के लिए, या फोर्थ नंबर आपको दे दिया है कि विकास या पोषण के लिए। ठीक है, विकास के पोषण के लिए इसलिए कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, माँ का जो पहला दूध होता है ना वो उसमें क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि माँ का पहला दूध आप पिलाइए। प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की क्षमता जो होती है बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाती है। और नवजात जो शिशु होते हैं उसमें बहुत तरह के जो होते हैं कीटाणु जम्स जो है अटैक करते हैं उस पर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि माँ का अगर पहला दूध पी ले तो बच्चे में क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है लड़ने के लिए। तो इस ये होगा। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन जो दिख रहे हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग गए होंगे, ये सब प्रैक्टिकली चीजें हैं, ये सब जो है जाना जाता है ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया दोस्त कि गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है ये बताना है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोली में क्या शामिल होता है ये बताना। पहला ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, या दूसरा दे दिया है कि केवल एस्ट्रोजेन होता है, या दूसरा दे दिया है, तीसरा दे दिया है कि प्रोजेस्टेरोन और
एस्ट्रोजन जो होता है वो दोनों का मिश्रण होता है, या फोर्थ नंबर दे दिया है कि ना तो प्रोजेस्टेरोन होता है और ना एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन होगा ये मेरा करेक्ट आंसर होगा कि गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है, जिससे माला डी N72 बहुत सारे गर्भ निरोधक गोलियां आते हैं, हम कितना का नाम ले, तो उसमें क्या होता है दोस्त कि प्रोजेस्टेरोन और जो क्या होता है एस्ट्रोजन दोनों मिले होते हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है, समझ लीजिए। तो इंपॉर्टेंट है, गर्भ निरोधक गोली क्यों अपनाया जाता है दोस्त? जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, या आपको समझना चाहिए कि गर्भधारण न हो इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब तो डॉक्टर के सजेस्ट पर किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर्टी रखा जाता है। कॉपर्टी रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, कॉपर्टी किसमें रखा जाता है? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, पुरुषों में नहीं कॉपर्टी रखा जाता है। तो ये डार्क में मत रहिएगा, बहुत लोग डार्क में हो जाएंगे कि नहीं पुरुष में रखा जाता है, गलत फहमी में मत रहिएगा। तो कॉपर्टी सिर्फ महिलाओं में यूज होता है वो, तो उस विधि को क्या कहते हैं, ठीक है, जहां क्या होता है कि गर्भाशय में कॉपर्टी रखा जाता है। या क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ देता है कि कॉपर्टी कहां पे लगाया जाता है महिलाओं में, तो गर्भाशय में लगाया जाता है, ठीक है। क्यों लगाया जाता है? तो दोस्त ये गर्भ निरोधक के लिए लगाया जाता है, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ताकि गर्भ न ठहरे इसलिए कॉपर्टी का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, महिलाओं में रखा जाता है गर्भधारण से बचने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मनुष्य मतलब कि स्त्री में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है। कहां पे प्रत्यारोपित किया जाता है? तो स्वाभाविक बात है कि गर्भाशय में ही किया जाता है, ठीक है। मनुष्य में अंड निषेचित जो होता है वो कहां होता है? गर्भाशय में होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। कई बार पूछा गया है ये, तो इंपॉर्टेंट है, इस सबको क्या कीजिएगा कि ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मासिक धर्म के कारण योनि में जो है रक्त किस कारण बहता है। जी हाँ, महिलाओं को मासिक धर्म जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, उसके दौरान क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है। तो वो ब्लीडिंग किस कारण से होता है ये जानना है, ठीक है। पूछा गया है ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो हम वैसा ही क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं दोस्त जिसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन पहला नंबर दे दिया है कि शुक्राणु के फटने से, ये तो गलत होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो महिला में आती है, शुक्राणु पुरुष में होता है, ये तो ऐसे ही गलत ठहरा दिया। लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग तो कंफ्यूज होंगे ही। दूसरा जान लीजिए कि दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि अंडाशय के फटने से, या तीसरा दे दिया है आपको कि गर्भाशय की परत के टूटने से ब्लीडिंग होता है, या चौथा आपको दे दिया है ऑप्शन की योनि की दीवार के टूटने से। तो ध्यान रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होता है दोस्त, वो ब्लीडिंग जो होता है ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि गर्भाशय की जो परत होती है वो ब्रेक करती है। ब्रेक करने की वजह से क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि विदलन विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विदलन विभाजन के दौरान, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि भ्रूण का आकार घटता है, या भ्रूण का आकार जो है बढ़ता है, या थर्ड नंबर देख लीजिएगा आपको दे दिया है इसमें कि कोशिका का आकार बढ़ता है, या फोर्थ में दे दिया है कि कोशिका का आकार घटता है। तो विदलन के दौरान जो होता है क्या होता है कि युग्मजन में क्रिया होती है, उसके दौरान क्या होता है कि कोशिका का आकार घट जाता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। विदलन के दौरान क्या होता है, कोशिका का आकार घट जाता है। तो ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। जी हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है जान लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपको। तो समझ लीजिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, समझिए, आपको हम बता देते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो क्या होता है कि एक जो है परख नली में शिशु को जो है क्या होता है कि डेवलप किया जाता है, उसी को जो है क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का मतलब ये नहीं है कि शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसी में जो है 9 महीने तक के जो है विकसित होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बता देते हैं, जब महिला क्या होती है कि गर्भधारण नहीं कर पाती है, उस दौरान क्या किया जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी उनको लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है, अपने संतान की निर्माण के लिए, उत्पत्ति के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में महिलाएं क्या करती है कि परखनली जो शिशु होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है, उस प्रक्रिया को अपनाते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि एक परखनली में क्या किया जाता है कि मेल का स्पर्म और जो है महिला का अंडाणु जो है दोनों को निषेचित किया जाता है। निषेचित करने के बाद कुछ दिन के बाद उस निषेचित
जो होते हैं उसको जब देखा जाता है कि डेवलप हो गया, एक स्वस्थ हो गया, तब उस परख नली को इंजेक्ट किया जाता है गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट कर दिया जाता है कि हाँ अब ये गर्भाशय में विकास कर सकता है। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आप ऑप्शन लिख लीजिए। ये फोर्थ नंबर ऑप्शन ये है कि डिंब का निषेचन परख नली में होता है। डिंब मतलब समझ गए हैं कि नर और मादा का अंडाणु जो है उसमें विकसित होता है, उसके बाद क्या होता है कि उसको गर्भाशय में डाल दिया जाता है विकसित होने के लिए। ठीक है, तो ये होता है, ऐसा नहीं कि परख नली में 9 महीने तक डेवलप होता है, नहीं, ये हुआ है नया, अब डेवलपमेंट किया गया है। जो माँ के गर्भ में क्या होता है कि शिशु जन्म न लेकर के बाहर जो है रोबोट कराएगा शिशु का विकास 9 महीने तक। अब माँ को दर्द झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत फॉरेन मतलब कि वेस्टर्न कंट्री के लिए है जो काफी डेवलप्ड है, उनके लिए। हम जैसे भारतीयों के लिए तो भाई माँ का गर्भ ही बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ये चीजें कोई भी हो, माँ अपनी चाहती है कि नहीं मेरा बच्चा जो मेरे गर्भ से जन्म हो, बड़ी गर्वान्वित महसूस करती है माँ जो होती है। ठीक है, तो समझ लीजिए इस चीज को। कभी कभी ये पूछा जाता है कि दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, तो ध्यान रखिएगा महिला जो आपको बताते हैं, ये तो आपको बताते हैं दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है क्या है कि लुइस ब्राउन है। क्या है, दुनिया का कहता है, दुनिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम जो है लुइस ब्राउन है। कब हुआ था? 25 जुलाई 1978 को ये पैदा हुआ था, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी। भारत की अगर बात कर ले दोस्तों, भारत की सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो नाम था उसका नाम था कुनप्रिया अग्रवाल। कुनप्रिया अग्रवाल, ठीक है, कोलकाता के आसपास में शायद हुआ था ये चीजें। पहला ऐसे मुंबई में भी हुआ था, तो एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। हम आपको ये बता देते हैं भारत की पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम, तो इसका नाम कुनप्रिया अग्रवाल था। ठीक है, कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1978 को हुआ था, जान लीजिए। विश्व का 19 जुलाई 1978 जुलाई में हो गया, इंडिया में भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने बाद इंडिया में भी आ गया। देखिए इंडिया मतलब इतना जो है डेवलप्ड है कि तुरंत जो है उस चीज को कर ले लेते हैं, कोई भी चीज को। ठीक है, तो अपने के यहाँ के साइंटिस्ट भी जो है ना बहुत डेवलप्ड है, जान लीजिए इस चीज को, कम मत समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। अभिभावक का योगदान क्या होता है यौन प्रजनन में, यह जानना है। तो योग उसमें क्या होता है कि अभिभावक जो होता है यानी पिता जो होता है वो क्या करता है, जीन का आधा हिस्सा जो है क्या करता है कि डोनेट करता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि उसके वंश का जीन का आधा जो है भाग क्या होता है कि देता है ये। ठीक है, यौन अभिभावक माता पिता का, सिर्फ पिता की बात ना कहिए, आधा माता देते हैं आधा पिता देते हैं। जैसे कि एक्स वाई होता है ना कि महिला में एक्स एक्स होता है और जो है क्रोमोसोम जो होता है सो, और पिता में एक्स वाई होता है। तो क्या होता है कि अगर लड़के जन्म ले रहे हैं तो पिता क्या करते हैं, वाई क्रोमोसोम को देते हैं, महिला एक्स क्रोमोसोम को देती है, तो एक्स वाई मिल करके जो है क्या होता है कि लड़के का निर्माण होता है। अगर महिला लड़की जन्म लेती है तो पिता क्या करते हैं कि एक्स क्रोमोसोम दे देती है और महिला जो है एक्स क्रोमोसोम देती है, जिससे कारण आधा हिस्सा दोनों क्या करते हैं कि साझेदारी करते हैं। एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, लड़की का जन्म होता है। ये तो पढ़ा चुके हैं पहले क्लास में ही, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उससे पता लग जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको दे दिया है कि अंडा है, या बीजांड है, या आपको तीसरा ना जेईई के एग्जाम में पूछ दिया, ध्यान रखिए, या तीसरा आपको दे दिया शुक्राणु है, या चौथा आपको दे दिया है कि अंडा से। तो ध्यान रखिएगा मादा प्रजनन का जो नाम होता है वो अंडा होता है। ठीक है, अंडाणु जिसको बोलते हैं। तो मादा प्रजनन जब करते तो उसके शरीर से क्या निकलते हैं, अंडाणु निकलते हैं, जबकि पुरुष में जो होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु निकलता है। तो ये मादा का नाम लिया है इसलिए मादा की बात कर रहे हैं। पुरुष का नाम लेता है तो ये थर्ड नंबर शुक्राणु हम मार देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि नीचे दिए गए विकल्प, ये जो विकल्प दिया गया है सो दे दिया कि गर्भ निरोधक की जो है यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करना है। ठीक है, कि सही उदाहरण क्या है, मतलब कि गर्भ निरोधक के लिए सही यूज क्या कर सकते हैं हम, ये बताना है। तो क्या गर्भ निरोधक के लिए हम जो है ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन चयन कर सकते हैं, गर्भ निरोधक गोली खा सकते हैं, महिलाएं की बात है। दूसरा है या कंडोम का यूज कर सकते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है कि कॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, या चौथा दे दिया है कि पुरुष नसबंदी ही करवा ले, क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे बेस्ट तरीका है कि दोनों को नुकसान ना हो, ना महिला का नुकसान हो ना पुरुष का नुकसान हो। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना जाता है कि कंडोम का यूज। ठीक है, ये गर्भ निरोधक यांत्रिक के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है। ठीक है,
गर्भ निरोधक गोलियां खाने से भी कई प्रकार की हानियां होती है, पुरुष नसबंदी करवा ले उससे भी हानियां होती है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा इस चीज को, सबसे बेस्ट वही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा के द्वारा जो है क्या आता है पद्धति है जिसका उपयोग जो है पुरुषों में शुक्राणु को स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। जी हाँ, पुरुषों में ये चिकित्सा के द्वारा शुक्राणु जो निकलता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। पुरुषों में किसके द्वारा किया जाता है? तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि डिम्बाहिनी नली को जो है अवरुद्ध किया जाता है। डिम्बाहिनी तो महिला में पाया जाता है, यहाँ पुरुषों की बात हो रही है तो ऐसी फेल हो गया। दूसरा जान लीजिए कि कॉन्डम का इस्तेमाल किया जा सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन ये शल्य चिकित्सा के द्वारा नहीं होता है, ये भी फेल हो गया। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। तीसरा दे दिया है कि कॉपर्टी प्रविष्ट किया जाता है, ये तो महिला में किया जाता है कॉपर्टी, ये भी फेल हो गया। तो आखिर चौथा मेरा ही होगा ऑप्शन। चौथा क्या दे दिया है? शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध किया जाता है। शुक्रवाहिनी मतलब शुक्राणु को निकलता है, उसको क्या किया जाता है? अवरोध किया जाता है, बाधा डाल दिया जाता है कि भाई आप निकलो नहीं। ठीक है, तो उस चीज को किया जाता है, ये फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा। इस शुक्रवाहिनी वाद अवरुद्ध जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्त नसबंदी कहते हैं। ठीक है, जो पुरुष यूज करते हैं। यही शल्य चिकित्सा के द्वारा क्या होता है कि शुक्राणु निकलने वाली जो नली होती है उसको क्या कर दिया जाता है कि ऑपरेशन करके उसको क्या किया जाता है कि बांध दिया जाता है, शुक्राणु का भाग जो अलग हो जाता है, वो निकलता नहीं आगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? शल्य चिकित्सा के द्वारा होता है, वो उसको रोका जाता है, नसबंदी किया जाता है, ये समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है। जी हाँ, गर्भ निरोधक जो विधि हम लोग यूज करते हैं, कॉपर्टी लगाए, कंडम लगाए या गर्भ निरोधक गोली खाएं, ये बहुत सारे तरीके होते हैं, वो क्यों किया जाता है? तो दोस्त दो तरीके से किया जाता है। पहला तो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए किया जाता है कि आबादी न बढ़े। ठीक है, इसलिए किया जाता है। दूसरा इसके लिए इसलिए किया जाता है कि गर्भ अवस्था जो होता है, गर्भ धारण जो होता है वो न ठहरे, इसलिए जो है गर्भ निरोधक का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन जान लीजिए कि गर्भ अवस्था से बचने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जनसंख्या अगर ये दे देता है कि रुकावट या जनसंख्या से बचने के लिए, तो उसको भी ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि मार सकते थे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्त बताते हैं, और लास्ट वाला तो अंत वाला तो सब भला। ठीक है, चलिए लास्ट है ये इसमें दे दिया है कि गर्भ निरोधक किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है। ठीक है, हम गर्भ निरोधक का कौन सा विधि अपनाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि शरीर के जो हार्मोन में संतुलन रूप से जो है क्या होता है कि बदलाव हो जाता है, शरीर में बदलाव हो जाता है। समझिए इस तरह से। ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं जिसके वजह से होता है? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए कि ये गर्भ निरोधक के लिए क्या करते हैं कि या तो गोलियों का सेवन करते हैं, इस वजह से शरीर में पूरे बदलाव होने की संभावना होती है, या दूसरा दे दिया है आपका कि फॉलोपियन ट्यूब शल्य चिकित्सा के द्वारा जो है शल्य क्रिया दे दिया है, क्रियात्मक अवरोध उसके द्वारा, या तीसरा आपको दे दिया है कि कॉपर्टी लगाने से शरीर में बदलाव हो सकता है, या चौथा दे दिया है कि कंडोम के। तो ध्यान रखिएगा ये भी नहीं होगा, फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर भी नहीं होगा कौन समझ लीजिए। ये गर्भ निरोधक गोलियां होती है, गर्भ निरोधक गोलियां होती है, जैसे N72 हो गया, मालाडी हो गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो वो सब गोली खाने से क्या होता है कि महिलाओं के शरीर में बहुत तरह के बदलाव देखे जाते हैं, इसलिए उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टरों के सजेस्ट पे करना चाहिए। तो ये क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त ये था जनन तंत्र से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी संभावना क्या है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की बहुत ज्यादा है। तो दोस्त जो लोग नए अभी तक बने हुए हैं, अगर नए लोग हैं जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया जाता है मेरे चैनल पे, तो दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट भी नहीं दिया, या जो लोग मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं, फटाफट जाकर के मॉक टेस्ट दे लीजिए। जल्द ही इस लिंक को डीएक्टिव कर दिया जाएगा, एक नई लिंक आपको जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्त चैनल को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में साझा भी कर दीजिए, ताकि वो इस माध्यम से वो भी क्या कर सके कि तैयारी कर सकते। जैसे आप बेरोजगार हैं वैसे वो लोग भी बेरोजगार हैं, आप जैसे जॉब लेना चाहते हैं वो भी लेना चाहते हैं। तो सबका भला कीजिए, अपना भी भला हो, सबका भी भला हो। ठीक है, तो दोस्तों में क्या कीजिए कि शेयर भी कर दीजिए और तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, टेस्ट नहीं दिए तो टेस्ट भी ले लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।